सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज के इस खास वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 में जो लिमिटेड टाइम आपके पास में बचा है, इसमें किस तरीके से पढ़ाई की जाए, क्या ऐसा रोड मैप होना चाहिए जिस पे हम चल के आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। हर एक चीज पर चर्चा करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि कब जाके एग्जाम आखिरकार होने वाला है, कितना टाइम आपके पास में, सब चीजों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। और क्योंकि पेपर में बहुत कम समय बचा है तो कुछ ऐसी चीजें जब मैं खुद तैयारी किया करता था और मैंने उन चीजों को फॉलो किया और उन चीजों को फॉलो करने के बाद में मैंने तीन सब्जेक्ट में 50 में से 50 स्कोर किया, ओवरऑल 180 प्लस मार्क्स मैंने स्कोर करे। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? आज जहां पे चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी फैली पड़ी है, सब कुछ खराब लग रहा है, सारी चीजें खराब जा रही हैं, ऐसे केस में कैसे हम इतनी पढ़ाई कर लें कि बहुत चीजें खराब होने के बावजूद भी हम उस कैटेगरी में पहुंच जाएं जिनका सिलेक्शन होना होता है। तो उन्हीं चीजों पर चर्चा करने के लिए आज के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी लोगों का। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। स्टूडेंट्स की जो प्राइम प्रॉब्लम्स है वो यही रहती है कि भैया सिलेबस का क्या करें, रिवीजन कैसे करें, हॉट टॉपिक्स क्या रहेंगे, क्योंकि लास्ट में पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो हॉट टॉपिक्स पे सबकी निगाहें रहती हैं कि क्या पढ़ें। और मैं सिर्फ इंग्लिश की चर्चा नहीं करूंगा, मैं एक एस्पिरेंट के रूप में आपसे बात कर रहा हूं और इसका मतलब है मैं सारे के सारे सब्जेक्ट की बात करूंगा कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट कितने लगाएं, कैसे लगाएं, एनालिसिस कैसे करें, इन सब पे भी बच्चों का दिमाग चलता रहता है। टाइम मैनेजमेंट जैसे जैसे पेपर पास में आता है ये सबसे मतलब एक दुखता हुआ पॉइंट बन जाता है कि यार समझ ही नहीं आता कि कौन से सब्जेक्ट को टाइम दें, कौन किसको नहीं दें। इन सब चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। प्रेशर कैसे हैंडल करें, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई बात ही नहीं करता है। अल्टीमेटली आपने एक पैटर्न बार बार देखा होगा ओवर द ईयर्स कि एक बच्चा मेहनत कर रहा है, 2 3 4 साल हो गए लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। अचानक से उसका एक पेपर निकलता है और एक पेपर निकलते ही उसके कई सारे लगातार पेपर निकलते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको एकदम से इतना ज्ञान हो गया, उसने प्रेशर को हैंडल करना किसी तरीके से सीख लिया है। तो वही प्रेशर आप पहली बार में ही कैसे हैंडल कर सकते हैं या दूसरी बार तीसरी बार जब भी आप दे रहे हो, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ में डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये सब आप जानते ही होंगे कि ये 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स और आपका इंग्लिश जिसको कॉम्प्रिहेंशन लिख रखा है, जीके जीएस। ठीक है, सबके 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 नंबर होते हैं और ये प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। 60 मिनट का टाइम होता है, 100 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है। ये कट ऑफ इसकी लगती है लेकिन ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होता है। कट ऑफ अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में ट्रेंड रहा है 160 के करीब, यानी कि अब की बार और भी बढ़ सकती है। इसीलिए हमें टारगेट करके चलना पड़ेगा 180-185 का, अगर हमें श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए। इसके बाद में आपका मेंस का पेपर होता है जिसमें पूरे तरीके से आपका सिलेक्शन इसी के बेस पे होता है। मेंस के पेपर में 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 सेशन 2। जब हम बात करते हैं सेशन 1 जिसको 2 सेक्शन में बांटा जाता है, सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आते हैं। 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 30 रीजनिंग के होते हैं। टोटल 1 घंटे का टाइम होता है और हर क्वेश्चन 30 नंबर का मतलब 3 नंबर का होता है, तो 180 नंबर का आपका टोटल ये हो जाता है। 1 घंटे का टाइम होता है। सेक्शन 2 जो होता है उसमें 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का आपका समय रहता है। और क्योंकि 60 क्वेश्चन है यानी कि 180 नंबर का ये सेक्शन आपका होता है। टोटल मिला के 360 नंबर हो जाते हैं जिनसे पेपर होता है। सेक्शन 3 जो होता है ये कंप्यूटर टेस्ट होता है और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें सिर्फ 15 और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसको कट ऑफ में ऐड नहीं करते हैं, कट ऑफ इन दोनों के बेस पे बनती है। सेक्शन 3 अगर हम कहें या यूं कहें कि सेशन 2 का जो सेक्शन 3 है इसमें आपकी टाइपिंग होती है, स्किल टेस्ट जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो स्किल टेस्ट जो डीईओ के लिए होता है और टाइपिंग टेस्ट जो जेएसए के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है 15-15 मिनट का ही टाइम इसमें रहता है। नेगेटिव मार्किंग जो है जो प्री है उसमें 0.5 की होती है, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर कटता है एक क्वेश्चन गलत होने पर। इसमें ये इंपॉर्टेंट बातें वही है जो मैंने अभी आपको बता दी कि सेक्शन 2 जो होता है उस पर मेरिट मतलब जो टियर 2 होता है उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ लगती है। ठीक है, और बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, जैसे इंग्लिश आपका आ जाता है भाई। इंग्लिश में मेजर ये चीजें पूछी जाती हैं। इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि मैं बताऊंगा। जैसे क्लोज टेस्ट आपका मान के चलिएगा कि 5 क्वेश्चन आने। अब क्लोज टेस्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये बहुत सारे बच्चों की दुखती नब्ज रहती है कि यार ये नहीं हो रहा हमसे, ये नहीं हो रहा। इसके लिए देखो सबसे जो सही तरीका है ना वो है प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस। अब आप कहोगे सर 15 दिन में तो रीडिंग कोई जादू तो नहीं करके चला जाएगा कि 15 दिन में रीडिंग इंप्रूव हो जाए। जो काम अगर पिछले 2.5 साल में नहीं कर पाए तो 15 दिन में जादू में रीडिंग इंप्रूव नहीं होगी। फिर क्या करें कि रीडिंग बहुत इंप्रूव नहीं भी हो तो भी क्लोज टेस्ट सारे सही हो जाएं। एक तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा रीडिंग बूस्टर्स, सर्च कर लेना जस्ट रीडिंग बूस्टर्स बाय प्रशांत सर, पढ़ लेना। आप 10-15 जितनी वीडियोस देख सकते हैं वो देख लेना, आपको जबरदस्त तरीके से फायदा देखने को मिलेगा क्लोज टेस्ट के लिए।
दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो क्लोज टेस्ट के वो लगा लेना। तो पीवाईक्यूज प्लस में रीडिंग बूस्टर्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्लोज टेस्ट आपका पक्का सही हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। इसके अलावा रैंकर्स गुरुकुल पे ही मैंने एक वीडियो डाल रखी है, कंप्लीट क्लोज टेस्ट, लगभग 3 घंटे की वीडियो है। उसमें पीवाईक्यूज की आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी, जिससे आपको अप्रोचेस जानने को मिलेंगी कि आखिर किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं, तो उसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा एक पार्ट आता है आपका एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन में क्या है, कंप्लीट ग्रामर ही पूछी जाती है देखा जाए, यानी कि ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ इसी में पूछा जाएगा अल्टीमेटली। इसके लिए मैं मान के चलता हूं कि आपने अब तक अपना जहां से भी सिलेबस कंप्लीट किया होगा वो कर लिया होगा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सर लास्ट टाइम पर रिवीजन कैसे करें, क्या करें। तो इसके लिए देखो आप चाहें तो ये कर सकते हैं, एक हमारी एक किताब है इंग्लिश फॉर्मूला बुक, ठीक है, ये आपकी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। और क्योंकि बिग बिलियन डेज आपके कल से शुरू हो रहे हैं, तो इन सारी किताबों पर ऑफर है, चाहे रामबाण रहे, चाहे आपकी प्रैक्टिस बुक रहे, चाहे आपकी ये फॉर्मूला बुक रहे, चाहे आपकी अभ्यास्त्र रहे, चाहे वोकैब संजीवनी रहे, सारी किताबों पर बड़ा बड़ा डिस्काउंट होगा। तो बिग बिलियन डेज के दौरान आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये लगता है कि सर प्रमोशन कर रहे हैं, तो मेरे भाई ये वाली जो किताब है फॉर्मूला बुक, ये बहुत जबरदस्त किताब है। इसमें एक एक रिवीजन के लिए ना आपका मजा आ जाएगा, पूरे एरर के क्वेश्चन सही होंगे। आप चाहें तो ये टेलीग्राम चैनल जो हमारा है इंग्लिश वाला, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश टेलीग्राम पे आप जाके देख लेना, पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने वहां पे डाल रखी है, ठीक है। तो जो बच्चे परचेज नहीं करना चाहते हैं उसके लिए मैंने फ्री में भी दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इसी से सही हो जाएगा। पैरा जंबल के लिए भाई जस्ट सर्च कर लेना यूट्यूब पे जाके PQRS बाय प्रशांत सर, वो वीडियो पूरी ढंग से देख लेना। एक आपकी बड़े बड़े क्वेश्चंस की डाली थी सीपीओ मेंस की, और एक आपकी लगभग 4 घंटे की वीडियो है, उसमें प्रॉपर थ्योरी करा रखी है। 4 घंटे पढ़ के आप पैरा जंबल और सेंटेंस जंबल का सारे क्वेश्चन सही कर जाओगे, मैं गारंटी दे सकता हूं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, और हो सकता है जो नया पैटर्न अभी आजकल देखने को मिला है उसमें क्वेश्चंस 5 तक भी हो सकते हैं पैरा जंबल के। अब बात आती है पैसेज की। क्या पैसेज का आना मैंडेटरी है? जरूरी नहीं है। देखो अब सीजीएल में जैसे रहा है कि कभी पैसेज आया तो कभी क्लोज टेस्ट आया, पैसेज हो या क्लोज टेस्ट हो, रीडिंग बूस्टर और प्रीवियस ईयर, ये 2 चीजें आप कर लेना, काम चल जाएगा। अब पेपर में पता नहीं है कि क्लोज टेस्ट आना है कि पैसेज आना है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको पैसेज और क्लोज टेस्ट दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। फिलर्स की बात आएगी तो यही जो रीडिंग बूस्टर्स है ना, उससे फिलर्स का भी काम चल जाएगा। ज्यादातर फिलर्स एसएससी में वोकैबुलरी पे बेस्ड आते हैं, तो वोकैब को इसके लिए आपको इंप्रूव करना होगा। नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, नरेशन और वॉइस के। नरेशन वॉइस के सामान्यतः क्वेश्चंस सिंपल होते हैं, आप मेरे ही प्रीवियस ईयर के कुछ मतलब सर्च कर लेना, नरेशन एंड वॉइस बाय प्रशांत सर, आपको मिल जाएगा, सारी थ्योरी मिल जाएगी यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी की सारी चीजें, ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं। फिर भी आपको यह है कि नहीं सर मान लो कुछ अच्छे एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया नरेशन वॉइस का, रामबाण किताब आपके पास में होगी, नहीं होगी तो बिग बिलियन डेज में आप ले लोगे, तो आप रामबाण से, ठीक है, रामबाण का मैं एक बार कवर पेज आपको दिखा देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ये वाली किताब की कह रहा हूं, इंग्लिश रामबाण से वॉइस नरेशन की थ्योरी अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर नहीं है तो बिग बिलियन डेज के टाइम पे आप ले सकते हो, अच्छा ऑफर चल रहा होगा सारी किताबों पे, ठीक है, तो वहां से कर सकते हो। बाकी ये PQRS गलती से रिपीट करके लिख दिया टीम ने, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, पैराजंबल और ये एक ही बात होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, स्पेलिंग्स आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं, आजकल होमोनिम्स और होमोफोन्स भी आते हैं, तो होमोनिम्स आ सकते हैं, होमोफोन्स आ सकते हैं, इडियम्स, वन वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, ये सब आते हैं। अब इन सब के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखो इसके लिए आपने जिस भी वोकैबुलरी की किताब से अब तक पढ़ाई की है आप उसी को बेस बना के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर संजीवनी से पढ़ाई की है तो संजीवनी से। अब अगर मैं कहूँगा आपसे कि भाई अब तक आपने वोकैब नहीं पढ़ी और आप पेपर देने जा रहे हैं, तो भाई सच्चाई है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं अगर आपसे ये कह दूं कि जाओ संजीवनी लो, पूरी पढ़ लो, तो संजीवनी हो या कोई और किताब हो, जो कंप्लीट वोकैब की किताब होती है, आप अगले 20 दिन में नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसे केस में सर क्या करें, मान लीजिए आप पीछे रह गए, आप पूरी वोकैब नहीं पढ़ पाए, तो क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए भी भाई हमने एक रिवीजन बुक निकाली थी, आप ये लीजिए, लगभग 3-4 घंटे अगर पढ़ोगे आप, तो 4 घंटे के अंदर लगभग पूरी किताब को आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, 4 नहीं तो 5 घंटे में, तो जितनी भी वोकैब आपके पेपर में आएगी इससे बाहर नहीं आएगी। तो रिवीजन के लिए ये बेस्ट है, ये भी अगेन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी बिग बिलियन डेज के दौरान, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, सोर्सेज मैंने बता दिए। फ्री सोर्स अगर आपको चाहिए कि सर आपने ये तो बुक बता दी अपनी, प्रमोट कर दी, नहीं बेटा, प्रमोशन की बात नहीं है, जो आपके लिए जेन्युइनली सही है वही निकाला जाता है। ये बुक निकाली ही इसीलिए गई थी कि पेपर में 10 दिन 20 दिन या 25 दिन बचे हैं, तो बच्चे कहाँ से रिवीजन करें। देखो अब आप खुद से समझो, जैसे ये जो एक कंप्लीट बुक ये होती है, इस बुक में नाना करते करते कितने पेजेस हैं, तो आप पाओगे 500 के करीब पेजेस होंगे, ठीक है, 450 के करीब पेजेस हैं। अब 450 पेज आप नहीं पढ़ पाओगे, मैं मानता हूं 20 दिन में नहीं याद कर पाओगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इवन इस किताब से आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। ये किताब तो उनके लिए जो 26 की तैयारी कर रहे हैं,
26 की तैयारी कर रहे हैं, इससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कंप्लीट वोकैब मिल जाएगी। लेकिन अब अगर भाई 26 की तैयारी नहीं कर रहा बच्चा, तो क्या वो पढ़ा ही नहीं है वोकैब? अब फिर उसको ऐसी किताब की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये निकाली। बाकी अगर आप चाहते हो कि सर इसका फ्री सोर्स क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने अभी रिसेंट में ही कंप्लीट वीडियोस डाले हैं। एक वीडियो के अंदर कंप्लीट वन वर्ड्स, एक वीडियो के अंदर कंप्लीट आपके इडियम्स। बहुत जल्दी आपको एक वीडियो के अंदर कंप्लीट सिनोनिम्स मिल जाएंगे और कंप्लीट एंटोनिम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियोस भी मिल जाएंगे, इनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन कर सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो ये सारी वोकैबुलरी आपको इन्हीं चीजों से कवर कर लेनी है, ठीक है। बाकी स्पेलिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा आपका रहेगा। तो मैंने तीनों सेक्शन आपके बता दिए, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है, अगर हम उसकी तरफ बढ़े, तो सब्जेक्ट है मैथ्स। अब भाई मैथ्स में आप क्या कर सकते हो? मैथ्स में भी मैं आपसे यही कहूंगा कि देखो, लास्ट टाइम है, पूरा का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, या तो जो चैप्टर्स आपके कमजोर हैं या जो रह रहे हैं उनको आप दोबारा से पढ़ भी सकते हो। और पढ़ने के लिए ये नहीं है कि 20 क्लास हैं तो 20 दिन में खत्म कर रहे हो। 20 क्लास है, इसका मतलब है अब पूरा चैप्टर तो पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं, उसमें से जिन जिन चीजों में दिक्कत है सिर्फ वही पढ़ो। अब वो टाइम है ही नहीं कि आप सिलेबस पूरा रिवाइज करो या पूरा कंप्लीट करो। अगर फिर आपको लगता है कि आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट है, बस आपको रिवीजन की जरूरत है, तो आप फॉर्मूला बुक उठाओ, ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र से आप बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र कोई भी किताब हो, आज किसी भी टीचर की हो, सब पे बिग बिलियन डेज में ऑफर होंगे, तो आप परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ब्रह्मास्त्र से कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। ये सारे चैप्टर्स रहते हैं। अरिथमेटिक पर ज्यादा ध्यान दे लेना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अरिथमेटिक के आने के पूरे चांसेस रहते हैं। बाकी जो आपका एडवांस्ड मैथ्स है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत रहती है, खास करके जैसे ज्योमेट्री हो गया आपका, और आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनमें फॉर्मूला होते हैं काफी सारे। इन फॉर्मूलों को आप क्या कर सकते हैं, जिस भी लाइब्रेरी की सीट पे आप बैठते हैं, जो जैसे वैसे तो ज्योमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूला हैं, अब फॉर्मूला बुक से जब आप पढ़ोगे तो आपको सारे मिलेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि एक काम करो, जहां आप बैठते हैं वहां पे सिर्फ उन फॉर्मूलों को जो आपको परेशान करते हैं। जैसे मान लीजिए ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री में आपको नॉर्मली सब पता है फॉर्मूले, लेकिन आपको साइन 2a याद नहीं रहता, तो सिर्फ साइन 2a का लिख लो, या साइन a+ भी आपको याद नहीं रहता, या साइन जो भी आपके ये होते हैं वो याद नहीं रहते हैं, उनको लिख लीजिए, है ना। तो जो फॉर्मूले आपको याद रहते हैं वो नहीं लिखने हैं, लेकिन जो याद नहीं रहते हैं, जिनमें दिक्कत होती है, उनको लिख के अपनी लाइब्रेरी में चिपका लीजिए, जिससे कि वो याद हो जाएंगे अगले 15 दिन में, ठीक है। खास करके ज्योमेट्री के और ट्रिग्नोमेट्री के। एलजेब्रा में भी 1-2 फॉर्मूला हो सकता है, जैसे a+b का होल स्क्वायर सबको याद रह जाएगा, a-b सबको याद रह जाएगा अगर अब तक पढ़ाई करिए। लेकिन हो सकता है a+b+c वाला आप भूल जाते हो, ठीक है। तो वो जो बड़े बड़े फॉर्मूले हैं वो हो सकता है आप लिख लें यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस भी इवन ऐसे होते हैं जिनका फिक्स्ड आंसर होता है, जैसे क्वेश्चन वो सिर्फ 2 आंसर आता है, उसका फिक्स है वो। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको याद रहने चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। तो आप फॉर्मूला बुक से रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा सिलेबस अगर आपको रिवाइज करना है, तो चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, या रीजनिंग हो, या जीएस हो, आप 45 दिन 45 मैराथन से इसको कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये मैथ्स का पूरा का पूरा आप देख लेना। डीआई की अभी रिसेंटली सर ने वीडियो भी डाली थी जो यूपी पैट के लिए थी, आप चाहे वो वाला देख सकते हैं, क्योंकि डीआई तो डीआई है यार, है ना। बाकी आगे देखेंगे रीजनिंग में भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। जो चैप्टर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, आप उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस चैप्टर में दिक्कत लगे वही चैप्टर की या तो वीडियो उठाइए और वो आप पढ़ लीजिए। आपको लगता है कि कंप्लीट हमें प्रैक्टिस करनी है, देखो रीजनिंग में पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ज़्यादा रोल रहता है, तो आप सीजीएल वॉरियर उठा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिवीजन जल्दी जल्दी करना है तो 45 दिन 45 मैराथन से कर सकते हैं विक्रम सर के, वहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहीं से करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे विशेष करके आपको ध्यान देना है। सारे के सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर आपको जरूर कर लेने हैं। सर ने ई बुक वगैरह भी दे रखी हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली विक्रम सर ने बर्थडे पे बहुत सारी ई बुक्स दी थी, उनमें सीजीएल CHSL के जो एग्जाम हुए थे 2023-24 के, उन सब की ई बुक थी, आप उनसे कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल यूट्यूब उस पर टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो सारे के सारे फ्री सोर्सेज भी मैं बताते चल रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी आप आसानी से ये सारे चैप्टर्स हैं, जिन चैप्टर में आपको लगता है कि दिक्कत है उन्हीं चैप्टर को आपको पढ़ना है, कंप्लीट नहीं पढ़ना है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए सेक्शनल मॉक थोड़े से ज़्यादा लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी जीके जीएस में थोड़े से हॉट टॉपिक्स बता देता हूँ, ठीक है, कि हॉट टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं। जैसे साइंस है आपका, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें हॉट टॉपिक्स अलग से कुछ नहीं होंगे कि स्पेशली आपको यही वाली चीज़ पढ़नी है, इन पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। इनमें क्या है, आप अपने बेसिक्स कवर कर लें, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप खुद ही इनको संभाल लेंगे। मैं इन पे ज़्यादा इसलिए चर्चा नहीं करूँगा भाई, क्योंकि मैं खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग इनमें नहीं रहा हूँ, ठीक है। बाकी जैसे ज्योग्राफी हो गया, उसमें इंडियन ज्योग्राफी आता है और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, ये दोनों आते हैं।
इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में खास करके ना वो वाला जो पार्ट होता है जो फिजिकल ज्योग्राफी जिसको हम बोल देते हैं, सूर्य, चंद्रमा, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। उसके अलावा ये जो रेन फॉरेस्ट वगैरह होते हैं ना, अमेजोन वगैरह के, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लेना। और इंडिया में जो नदियाँ हैं, नदियों के बारे में थोड़ा सा जान लेना, नदियों पे क्वेश्चंस जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट रहता है, तो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, खास करके जो इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड हैं, जैसे कि आपके 5 ईयर प्लान हो गए, ठीक है। अब तो 5 ईयर प्लान नहीं रहते, अब तो वो नीति आयोग जब से आया उसने 15 साल का कर दिया था, तो वो वाला है। इसके अलावा बजट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो बजट को जरूर देख लें। इसके अलावा फिलहाल में जैसे अभी रिसेंट में जीएसटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था यूपी पैट के एग्जाम में, आई गेस, ठीक है। तो जीएसटी से रिलेटेड आपके पेपर में भी आ सकता है, तो वो भी ध्यान रखें थोड़ा सा। बैंकिंग और मार्केट से उतने नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जीएसटी, बजट और एक जो प्लानिंग वाला है, ठीक है, 5 ईयर्स प्लान वाला, उसका पूरा ध्यान रखें, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। हिस्ट्री में फोकस ज़्यादा आपका मॉडर्न हिस्ट्री पे होना चाहिए, खास करके जब से ये अंग्रेजों वाला जो पीरियड रहा है इसमें से, और मिडाइवल हिस्ट्री भी आप कह सकते हैं। मिडाइवल में खास करके दिल्ली सल्तनत हो गया आपका, और ये मुगल काल हो गया, इन पे आपको विशेष फोकस रखना है, ठीक है। साउथ में चोल वगैरह थोड़ा सा पढ़ सकते हो आप, तो हिस्ट्री में ये चीज़ें देखनी है। एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा सा कम आती है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन अगर कर लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो या साइंस हो, इनकी 1 शॉट वीडियोज़ लो भाई, और कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। सिंपल, जो चैप्टर आपको लगता है आपको सब्जेक्ट कमजोर है, जैसे आपको लगा भाई मेरे फिजिक्स में दिक्कत है, पुष्पेंद्र सर की 1 शॉट वीडियो उठाई, आपने लगा दी, ठीक है। बायोलॉजी में लगा तो राधिका मैम की वीडियो लगा दी। इधर आपको इकोनॉमी, हिस्ट्री या इनमें से किसी में लगा के दिक्कत है, तो 1 शॉट वीडियो लगभग हर सब्जेक्ट की बना रखी है, 1 शॉट उठाओ लगा दो। इंग्लिश में भी जैसे मान लो आप कह रहे हो कि फॉर्मूला बुक से काम नहीं चल पा रहा है, तो मैंने पिछले साल 24 के लिए 1 शॉट वीडियो बनाई थी, आप वो वाली उठाओ लगा दो, ठीक है। तो उनसे आपको बहुत फायदा रहेगा। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में खास करके फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, डीपीएसपी हो गई, इनसे क्वेश्चंस आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, तो इनको। इसके अलावा प्रेसिडेंट को थोड़ा सा पढ़ लो, प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट से आ सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो उनसे भी आ सकता है, खास करके चुनाव से संबंधित जो चीज़ें रही हैं उनके, ठीक है। बाकी सेंटर स्टेट यही ज़्यादा आते हैं, बाद काला जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में उससे कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को देख लो पॉलिटी में। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स में आप जितना ज़्यादा ध्यान रख सकते हो भाई रख लेना, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स का ध्यान रख लेना। एक तो करंट में जो जीएसटी में फिलहाल जो चेंजेस हुए हैं उनसे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका भी ध्यान रख सकते हो। डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी का उतना नहीं आता, लेकिन अवार्ड्स और ऑथर्स ये काफ़ी आते हैं, किसको क्या अवार्ड मिला है, किसने कौन सी बुक लिखी है, इनको ज़रूर देख लेना। इसके लिए भी क्या कर लेना, जिसने भी वीडियो बना रखी हो, एक वीडियो देख लेना जिसमें बुक्स एंड ऑथर्स दे रखे हैं, एक वीडियो देख लेना जिसमें रिसेंट में अवार्ड्स दे रखे हैं, एक वीडियो स्पोर्ट्स की देख लेना कि स्पोर्ट्स में रिसेंट में क्या हुआ है, उन चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट के 12 महीने का कवर कर लोगे तो मेरे को लगता है काफ़ी है। वैसे देखा जाए तो पिछले 3 साल का भी पूछा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली 12 महीने तक का अगर कवर कर लोगे तो ठीक है, बाकी इसके आगे तो कहीं भी चले जाओ। स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। खास करके मुगल काल में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं आर्ट एंड कल्चर में। टेम्पल्स के बारे में, डांस, स्पेशली डांस पे विशेष ध्यान देना, जितने भी फोक डांस वगैरह आपके, इनका जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा फेस्टिवल्स, कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट से है, इसका विशेष करके ध्यान रख लेना, ठीक है। और डांस में तो ये भी ध्यान रख लेना कि कौन सा जो नृत्यकार है वो कौन से डांस से संबंधित है, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा वादक क्या बजाता था, जो फेमस रहे उनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, इनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना स्टैटिक में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके क्या क्या वेटेज रहता है वो भी हमने नीचे लिख रखा है, तो इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसमें क्या क्या पोस्ट होती है सीएचएसएल के अंदर, तो एलडीसी की पोस्ट होती है और एक आपकी जेएसए की पोस्ट होती है, जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट होता है ना, ये जेएसए बोल देते हैं। इसके अलावा इसकी डाटा एंट्री ऑपरेटर होती है जिसको डीईओ बोला जाता है। डीईओ के अंदर भी 2 पोस्ट होती है, हमने एक ही मर्ज करके लिख रखी है यहाँ पे, तो ये दोनों पोस्ट होती हैं। इन दोनों का जो पे लेवल है वो पे लेवल 2 है, ठीक है, और इसका पे लेवल 4 रहता है। तो ये आपकी 2400 ग्रेड पे की होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर। पहले सीएचएसएल के अंदर पीए ऐसे भी आया करता था, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो था, लेकिन अब उसको 2022 से सीजीएल के अंदर डाल दिया गया था, तो इसमें 2400 ग्रेड पे की सिर्फ यही है, तो इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी अप जाती है, एलडीसी की कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रहती है, ठीक है। तो ये इसकी पोस्ट है दोनों ही। इसके में अब क्या क्या इन चीज़ों का और ध्यान रखना है, देखो सब्जेक्ट वाइज मैंने स्ट्रेटजी बता दी कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है। इसके अलावा अब आपको और क्या करना है, मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ कि आपने सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर रखा है, एक तो आपको पीवाईक्यूज पे फोकस रखना है, और पीवाईक्यूज कितने साल के, 5 से 7 साल। अब आप में से कुछ बच्चों का सवाल होगा
कि सर क्या 10-15 दिन में 5 से 7 साल के कवर हो जाएंगे? क्यों भाई, अब तक क्या कर रहे थे? गाय चराने जाते थे क्या? नहीं ना, अब तक भी तो कर ही रहे होंगे ना। मेरा बस यहाँ पे लिखने का तात्पर्य ये है कि जो रिसेंट के हैं ना, थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान दे लेना। अब अगले 15 दिन में क्या करना है? 5 से 7 साल के अगर नहीं कर रखे, पिछले 1 साल के तो कम से कम कर लो। 24 के CGL और CHSL जरूर निपटा लेना। पेपर बहुत मुश्किल नहीं आएगा, जो एक्सपेक्टेड लाइन्स है उन पर ही आएगा। अगर CGL आसान रहा है, CHSL ऑटोमेटिकली आसान रहेगा, ठीक है। बाकी थ्योरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रिलायबल सोर्स ले लीजिए। हमेशा एक बात कही जाती है कि एक किताब को 3 बार पढ़ना हमेशा बेहतर है, ना कि 3 किताब को 1 बार पढ़ना, ठीक है। तो एक सोर्स लें, उस पर अडिग रहें और उसको ही बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो वो आपका ज़्यादा ओवरलोड आपको नहीं करना है खुद को। बाकी सिलेबस कंप्लीट है तो और क्या कर सकते हैं, तो देखो एक मॉक टेस्ट डेली रखें और उसका एनालिसिस करें। मान लीजिए एक मॉक टेस्ट डेली रख के आप ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑल्टरनेट डेज पे रख लीजिए। आज मॉक टेस्ट लगाया, कल का ब्रेक लीजिए, परसों फिर लगा लीजिए। आप 2 दिन का भी ब्रेक रख सकते हैं। देखो चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से होती हैं। अगर आपको ये लगता है आपने 3 दिन लगातार मॉक लगाए, आज नंबर आए आपके 150, अगले में नंबर आए 145, उसके अगले में आए 148, कोई फायदा हो रहा है? नहीं ना। इससे बेहतर मुझे लगता है कि आप ये कर सकते हैं, अगर इस तरीके से फायदा नहीं हो रहा है कि आज 150 नंबर आ रहे हैं, भाई 50 नंबर कहीं तो कटे, एनालिसिस करो कि कहाँ नंबर कट रहे हैं। अब अगले 2 दिन उसमें से 10 नंबर आइडेंटिफाई करो कि यार ये 10 नंबर हैं जो कि मैं फटाक से बढ़ा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का हो सकता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, आपने 2 दिन में हिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो उठाई, निपटा दी, ठीक है। इससे कि अब आपको पता है कि हिस्ट्री का अब की बार आपका सही हो सकता है। मान लीजिए आपके 1 वर्ड्स के क्वेश्चन गलत हो रहे थे, आपने मेरी 1 वर्ड्स की 1 शॉट वीडियो उठाई, निपटा दी, 1 वर्ड का क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस तरीके से आइडेंटिफाई किया, आपको लगा कि यार ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, फॉर्मूला उठाए, रट्टा मारा बढ़िया से। तो 2-3 दिन का टाइम लो, 8-10 क्वेश्चन मतलब नंबर का टारगेट बनाओ कि ये 10 नंबर हैं जो कि मुझे इंक्रीज करने हैं। अगले में कोशिश करो 160 पे पहुंचो, चाहे 3 दिन बाद लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन गैप ले लो, उन 3 दिन में ढंग से पढ़ाई कर लो। टारगेटेड स्टडी इसी तरीके से होती है। अगर आप ये सोचो कि डेली मॉक लगाओ आंख बंद करो, मॉक लगाओ आंख बंद करो, नहीं, वो स्ट्रेटजी सही नहीं है। मैंने बेशक खुद ही लिख रखा है यहाँ पे डेली मॉक टेस्ट, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि डेली लगाना है। जरूरी यह है कि आपको उस मॉक टेस्ट के लगाने से फायदा होना चाहिए। आज मॉक लगाया, एनालिसिस करा, मान लो 160 नंबर आ रहे हैं या 150 आ रहे हैं या 130 आ रहे हैं, ठीक है। 130 आ रहे हैं तो वो 70 नंबर कहीं तो कट रहे होंगे ना, उसमें से 10-15 नंबर को आइडेंटिफाई करो, 2-3 दिन उन पर काम करो और फिर मॉक टेस्ट लगाओ। तो एक तो जब मॉक टेस्ट लगाओगे उससे क्या होगा कि आपको ना एक एक्साइटमेंट रहेगी आपके मन में कि यार मुझे ये वाला काम मैंने पढ़ाई करी है, मार्क्स बढ़ेंगे। मॉक टेस्ट लगाने से पहले एक वो एक्साइटमेंट जैसे पेपर में होता है ना कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो वाली फीलिंग आपको मॉक टेस्ट के अंदर आने लगेगी। यार अब 4 दिन आप जिस चीज़ पे मेहनत करके और फिर कोई काम कर रहे हो तो उस चीज़ को लेके एक्साइटमेंट रहती है ना। एक तो वहीं चले आए घूमते फिरते यूं देके चले गए। एक आदमी जिसने 4 साल मेहनत करी है वो पेपर देता है, उस पर ज़्यादा प्रेशर होता है। एक आदमी जो बिना तैयारी के पेपर देने चला जाता है ना, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता है। क्यों? जब तैयारी नहीं करी तो प्रेशर किस बात का। लेकिन सेम वही चीज़ अगर आप मॉक टेस्ट में करोगे कि भाई मॉक टेस्ट के लिए तैयारी करो, अगला आपका 3 दिन बाद मॉक टेस्ट आपको लगाना है, आप अगर उसके लिए 3 दिन जी जान लगा के तैयारी करो कि भाई मेरे 3 दिन में ये स्कोर इंप्रूव करना है, मतलब करना है, तो जब आप वो मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आप वो प्रेशर फील कर पाओगे जो प्रेशर आप एग्जाम में फील करते हो। तो उसका एक तो ये फायदा होगा कि इस तरीके से टारगेटेड अगर करोगे तो मार्क्स इंक्रीज होने का ज्यादा चांस है। दूसरा फायदा क्या होगा कि जिस दिन पेपर आप देने जा रहे होगे तब तक आप प्रेशर हैंडलिंग सीख चुके होगे कि प्रेशर को अल्टीमेटली हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो प्रेशर हैंडल करना बहुत जरूरी होता है, उसको इसी तरीके से सीखा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो। तो मॉक टेस्ट जरूरी नहीं है कि डेली लगाना है, लेकिन जब लगाओ तब ऐसे लगाओ कि मजा आ जाए, है ना। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं जो आपको लगा कि यार वीक सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपको लगा यार मैथ्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही ज़्यादा, सेक्शनल मॉक टेस्ट डेली लगा लो मॉक का, मतलब मैथ्स का। आपको लगता है कि यार रीजनिंग में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, पढ़ना चाहता नहीं, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो, है ना। फोकस ऑन बोथ एक्यूरेसी एंड स्पीड, दोनों चीज़ों पर फोकस करना है। देखो क्या होता है, अगर आप एक्सेसिवली एक्यूरेसी पे ही फोकस करने लग गए और मान लीजिए आपने बढ़िया पूरी एक्यूरेसी के साथ में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 160 नंबर बनेंगे, हो सकता है 160 पे नंबर भी ना आए 100% एक्यूरेसी होने के बाद भी। आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो ये है कि आपको एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। आप 170 से नीचे टारगेट करके चलोगे, चीजें गड़बड़ा जाएंगी। आपका टारगेट 180 होना चाहिए, तभी आप ये श्योरिटी के साथ कह पाओगे कि आपका पेपर क्लियर होने वाला है।
जैसा पेपर आ रहा है अगर वैसा ही आया तो ठीक है। इसके अलावा सिली मिस्टेक्स को इग्नोर ना करें। ये सिली मिस्टेक्स जब हम मॉक देते हैं तब हमें लगता है चल कोई बात नहीं, मॉक ही तो है। मॉक में भी अगर कोई मिस्टेक हुई है ना तो हमें इस तरीके से फीलिंग आनी चाहिए कि यार ये पेपर में गलती हो गई हमसे, क्योंकि जो भाई हम तैयारी में अगर कोई चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं तो जिस दिन हमारी परीक्षा होगी, परीक्षा में तो और गड़बड़ होने के चांसेस हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। सामान्यतः आदमी बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे कि प्रैक्टिस जब करते हैं ना बड़े स्टाइलिश लगते हैं, बड़े गजब लगते हैं, मैच खेलने आते हैं पहली बॉल पे बोल्ड होके चले जाते हैं, क्योंकि वो उस प्रेशर को, क्योंकि वो एग्जैक्टली उनकी परीक्षा है, परीक्षा में प्रेशर रिलेटिवली ज़्यादा होता है, परीक्षा के टाइम पे गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपने तैयारी के टाइम पे ही गलतियां आपसे हो रही हैं, इसका मतलब परीक्षा में वो गलतियां पक्का होंगी। तो अगर तैयारी के टाइम पे मॉक टेस्ट में कोई गलती कर रहे हो ना तो आपको उसको उस तरीके से ट्रीट करना है जैसे कि आपसे पेपर में ये गलती हो गई है, आपको उस चीज़ को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे पेपर के अंदर गलती हुई हो। तो इस बात का ध्यान रखें, तो सिली मिस्टेक्स को इग्नोर ना करें। आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करते रहें, वही इस तरीके से ही करें। मॉक टेस्ट लगाएं, पता चला कि ये वाला टॉपिक वीक है उसको पढ़ लें, मॉक लगाएं, पता चला ये वाला वीक है पढ़ लें, और उससे संबंधित जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं करें। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो देखी, हिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो देखना काफ़ी नहीं है, हिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो देखी जिसमें आपने काफ़ी सारी थ्योरी व्योरी समझ ली। अब आप क्या कीजिए कि कोई भी सोर्स उठाइए जिसमें, जैसे शिवास्त्र में मुझे लगता है हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल जाएंगे, हिस्ट्री के MCQ सॉल्व कर डालिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इंग्लिश में भी सेम कर सकते हैं। जैसे आपने 1 वर्ड्स की 1 शॉट वीडियो देख ली, अब 1 वर्ड के ना जितने MCQs आप कर सकते हैं करके देख लीजिए, कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, है ना। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है, ये नहीं लगना है उड़ा देंगे हम तो सूरमा है, क्योंकि जो सूरमा पेपर में बनते हैं ना वो पेपर, मतलब यहाँ मॉक टेस्ट में सूरमा बनते हैं, पेपर में जाके सुरमा रह जाते हैं बस। ठीक है, तो वो काम आपको नहीं करना है। गिव एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स डेली। ये वाली चीज़ों में ना पड़े कि भैया 6 घंटे की स्टडी क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं हम तो 8 घंटे की क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं। यार 8 से 10 घंटा तो मिनिमम है, बेयर मिनिमम है। आप 12 घंटे दे लीजिए, 14 घंटे दे लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा 18 दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन 12 घंटे तक दिए जा सकते हैं ईजिली इस टाइम पर। तो जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, अपने आप को उस माहौल में रखने की कोशिश करें कि भाई पेपर है और पेपर को उस तरीके से सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके लिए स्ट्रेटजी में तो ये कहूँगा 26 की तैयारी कर लो, ईमानदारी की बात अगर बताऊँ। ठीक है, अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको 20 चीज़ें लिखी दिखेंगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अगर अब तक सिलेबस भी कंप्लीट आपसे नहीं हो पा रहा है तो 26 की तैयारी करो बढ़िया से यार, क्योंकि खाम 25 के चक्कर में ढंग से, पता है एक गड़बड़ जो होती है ना वो ये होती है कि जैसे 25 का पेपर है, बिल्कुल पास में आ गया, अब बच्चे क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट है नहीं, अब लेकिन मन में ये है, मन में इच्छा है पूरी कि 25 निकालना है, घर वालों को वादा करके आए हूँ और हो सकता है कि बाहर वालों को भी वादा करके आए हूँ, समझ रहे हो बाहर वालों को, मतलब वो बाहर वाले ही होते हैं, आपको लगता है कि वो आपके सगे हैं, लेकिन एग्जैक्ट बात यह है कि वो कोई सगा वगा नहीं होता ऐसे भी। ठीक है, जिस उम्र में आप हो ना, आपके सगे सिर्फ आपके परिवार वाले, आपके माँ बाप हो सकते हैं और आपके सगे नहीं है। ठीक है, वो आपसे कस्में वादे सब करेंगे और वो कस्में वादे कब टूट जाते हैं कुछ पता नहीं है। ठीक है, कोई खूब अपनी कसम खाए ना कि भगवान कसम मेरी कसम, ना तो भगवान मरता है ना वो आदमी मरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि घर वालों से कितना भी आपने वादा कर रखा है, लेकिन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप कितने पानी में हैं, किस लेवल पर हैं। अगर आप पेपर बिल्कुल आपके सर पे हो और आप अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हो, आप एक काम कीजिए, सिलेबस को जिस रफ्तार से कंप्लीट कर रहे हो उसी से कीजिए। ये मत करिए कि एकदम से पेपर देखा और 25 का पेपर आ गया, सिलेबस की भी एस्तेसी मार दी, ना तो पेपर हुआ ना सिलेबस हुआ। अब जब 26 का पेपर देंगे तो फिर लग जाएंगे, अरे यार पिछली बार ना सिलेबस ढंग से कंप्लीट नहीं था, अब की बार ढंग से कंप्लीट करते हैं। फिर वही उस शुरुआत की प्रोसेस से लगेंगे, फिर जब तक पेपर आ जाएगा, फिर लास्ट में हड़ करेंगे, फिर सिलेबस आधा सा रह जाएगा, फिर अगले साल लगेगा दोबारा से कर लेते हैं। हर साल फिर वो कोचिंग के सिलेबस के, इस सिलेबस का जो बहुत ओवर हाइप्ड चीज़ है, इससे निकल नहीं पाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक काम कीजिए प्लीज़, अगर आपको लगता है सिलेबस कंप्लीट नहीं है यार, अपना गोल थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लीजिए, 25 की जगह 26 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और 26 के हिसाब से जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे तैयारी कीजिए। लेकिन फिर भी है कि नहीं जी हमको तो पहले करना है, यही करना है, भैया जी इन पॉइंट्स का ध्यान दे लीजिए कि सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। कोशिश करें कि अपने खुद के नोट्स बनाएं। ठीक है, जैसे मैं तो ये करता हूँ कि बच्चों पे ना टाइम की बड़ी दिक्कत रहती है, 4 सब्जेक्ट हैं, ऑनलाइन क्लास देखनी है, और आजकल बच्चे भी इतने हैवी ड्राइवर हो रखे हैं कि जीएस के अंदर ही 5 सब्जेक्ट की क्लास ले जाएंगे यार, एक साइंस की भी चाहिए उनको, साइंस में भी एक बायोलॉजी चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, एक फिजिक्स चाहिए, फिर उनको चाहिए कि पॉलिटी की क्लास भी लो, फिर उनको चाहिए हिस्ट्री की क्लास भी लो, फिर उनको चाहिए इकोनॉमिक्स की क्लास भी लो। हैवी ड्राइवर है आखिरकार, है ना।
5-5 चीज़ें चला रहे हैं एक साथ, तो भाई फिर ना उन पर टाइम नहीं मिल पाता है। मैं तो अपने बैच में जितने भी मेरे बैचेज आते हैं, मैं क्या करता हूँ कि जैसे अभी क्लास हुई, मान लो 2 बजे से क्लास है, 3:30 तक क्लास हुई, शाम को 6 बजे तक हैंड रिटन नोट्स आपको दे दिए, जिससे कि आप हैंड रिटन नोट्स बना के अपने टाइम को ऐसे ना करें। मैं खुद कहता हूँ नोट्स बनाना जरूरी है, लेकिन मैं खुद दे दूंगा आपको नोट्स, ठीक है। तो जितने भी मेरे बैचेज आते हैं इंग्लिश के, तो मैं तो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स इसीलिए देता हूँ। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि खुद के नोट्स बना लें, नहीं है तो अगर मेरा बैच ले रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। मेक पेयर्स ऑफ योर सब्जेक्ट, जैसे क्या करें कि ये बना लें, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो एक साथ में सारे सब्जेक्ट ना चलाएं, ये ना करें कि हैवी ड्राइवर बनने का प्रयास करें। कोशिश करें जैसे आपने मैथ्स चला रखा है तो मैथ्स के साथ में आप रीजनिंग को थोड़ा सा साथ चला लें, या आपने इंग्लिश चला रखी है तो इंग्लिश के साथ में रीजनिंग को चला लें, ठीक है। एक थोड़ा सा टफ वाला चला रहे हैं तो एक थोड़ा सा इजी वाला चला लें, इस तरीके से थोड़ा सा पेयरिंग कर लें। स्टार्ट सॉल्विंग सेक्शनल मॉक टेस्ट एज सुन एज यू कंप्लीट हाफ ऑफ द सिलेबस, लेकिन ये उनके लिए भाई जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए नहीं है ये। टॉपिक वाइज क्विजेज लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के लिए, ऐसा नहीं हो कि ये चैप्टर पढ़ा था सबसे पहले, लास्ट होते होते पहला वाला भूल गए। ये दिक्कत होती है कि जब तक ये नाउन चल रहा है नाउन याद है, जब प्रपोजिशन चल रहा है तो प्रपोजिशन याद है, नाउन कौन था ये तो भूल ही गए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, बीच बीच में क्विजेज लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। स्टिकी नोट्स बना सकते हैं, 2 से 3 मॉक टेस्ट वीकली लगा सकते हैं, कम लगा सकते हैं, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो 1-2 भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और टाइम कोशिश करें कि सिली मिस्टेक्स को इग्नोर ना करें और अपने टाइम को ना लिमिट ना करें। ऐसा ना करें नहीं मैं तो जी 6 घंटे पढ़ूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बेहतर से बेहतर पढ़ें, ठीक है। PYQs और मॉक टेस्ट एनालिसिस को कैसे करना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मॉक टेस्ट में आपको ये देखना है कि जो पर क्वेश्चन टाइम लिया है, एवरेज टाइम क्या था और आपने कितना टाइम लिया। आपका जो टाइम है वो एवरेज टाइम से कम होना चाहिए पर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफाई करें टाइप ऑफ मिस्टेक, जो भी आपकी मिस्टेक हो रही है मॉक टेस्ट के दौरान, उसमें आपको ये देखना है कि क्या ये कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हुई थी। कॉन्सेप्ट की वजह से गलत है तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ाओ। क्या ये कैलकुलेशन की वजह से गलत हुई थी, कैलकुलेशन में दिक्कत है तो कैलकुलेशन पर डेली आधा घंटा काम कराना शुरू कर दो अभी से, भैया मैं जोड़ घटाओ रैंडम ऐसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करो, ठीक है। अगर आपको लगता है सिली मिस्टेक की वजह से गलत है तो वो सिली मिस्टेक्स को नोट करो और ध्यान दो। सिली मिस्टेक सबसे बड़ी समस्या है सिलेक्शन में। और एक है कि क्या तुक्का मारा था इसलिए गलत है। अगर कोई गलती हुई है तो ये 4 ही कारण हो सकते हैं, या तो कॉन्सेप्ट नहीं पता था, या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या सिली मिस्टेक हो गई कोई कि आंसर सही निकाल लिया था टिक गलत हो गया, या फिर तुक्का मारा था। इन सबको आइडेंटिफाई करो और उन चीज़ों पर प्रॉपर काम करो, ठीक है। ट्राई टू री अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ड्यूरिंग एनालिसिस। अब देखो एनालिसिस में भी क्या है, एक तो ये हो सकता है कि आप आंसर देखते जाओ, अच्छा ये मेरा सही है ये मेरा सही है, इनको नहीं देखूंगा, नहीं। मेरा मानना है हर क्वेश्चन को देखो और एनालिसिस के दौरान उसको री अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। आप ही कुछ ऐसे भी होंगे उनमें से जो पहली बार में सही करा था लेकिन दूसरी बार में गलत कर रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन आता नहीं था, तुक्का लग गया आपसे। उन चीज़ों को अच्छे से फिर मतलब और उस चीज़ पे कॉन्सेप्ट को पढ़ो समझो, जिससे कि दोबारा वो गलती होने का चांस ना रहे, ठीक है। इसके अलावा अपडेट करें अपनी डायरी ऑफ मिस्टेक्स को, और इसके अलावा टारगेट करें 5 से 10 मार्क्स इंक्रीज फॉर नेक्स्ट मॉक। 5 से 10 मार्क्स का मिनिमम इंक्रीज आपको अगले मॉक के लिए करना ही है, हो सकता है 15 का भी टारगेट कर लें आप, इतना टारगेट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी गुड फूड इज़ गुड मूड, अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका मूड अच्छा रहेगा। कोशिश करें जो अनहेल्दी फूड होता है खास करके फास्ट फूड वगैरह, इसको इग्नोर करें। लोग अक्सर करके ये गलती करते हैं, लाइब्रेरी से निकलेंगे जी, निकल पड़े खाना खाने के लिए, खाने में क्या खा रहे हैं कि जी मोमोज खा रहे हैं, खाने में क्या खा रहे हैं जी बर्गर खा रहे हैं, उल्टी सीधी तली हुई चीज़ें खा रहे हैं। ये आपके मूड को स्पॉइल करता है, ये आपके सब कुछ स्पॉइल करता है, आपकी बॉडी को भी करता है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अपनी स्लीप के साथ में। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब पेपर पास में है तो 3 घंटे सो के काम चला लेंगे, मोदी जी बनेंगे। भाई मोदी जी का आपको पता थोड़े ना 3 घंटे सोते हैं या कहते हैं, ठीक है। अवॉइड लॉन्गर ब्रेक्स, ये भी ना करें। कुछ लोग ये भी कर देते हैं कि 2 घंटे पढ़े और 2 घंटे का ब्रेक, नहीं भाई। कोशिश करें चाहे 2 घंटे पढ़ें फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लें। ब्रेक्स लंबे नहीं होने चाहिए, जिससे कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले जब आपने पढ़ा और दोबारा जब आप पढ़ने बैठे उसके बीच में इतना ब्रेक आ जाए कि आपके मन में ब्रेक में क्या हुआ था ये चल रहा है, ना कि ब्रेक से पहले क्या हुआ था ये। आपके मन में क्या चलना चाहिए जब आपने स्टडी रिज्यूम करी है ना, तो आपके मन में वो होना चाहिए जो आपने 2 घंटे मतलब पढ़ा है पिछले 2 घंटे में। अगर ब्रेक लंबा ज़्यादा हो गया ना, तो ब्रेक के बाद जब पढ़ाई करोगे तो आपके मन में वो सब चलेगा जो ब्रेक में हुआ था, वो नहीं चलना है। आपको क्या चलाना है जो ब्रेक से पहले हुआ है। इसके लिए ज़रूरी है कि ब्रेक छोटा रहे, एक तो टाइम सेव होगा, दूसरा आपका जो मेंटल स्पेस है ना वो अच्छा बना रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी फोकस करेंगे। ट्राई टू से नो, ये अच्छा पॉइंट है। हम अक्सर करके ना नहीं कह पाते। पेपर पास में है, दोस्त ने कहा कि यार ये छोटा सा ये चलना यार, चल लेते हैं, मना कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले कुछ कह रहे हैं कि आज मार्केट चला जा, मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
रूठेंगे कोई बात नहीं, मना कर दो 1-2 दिन के लिए, ठीक है। लीव टॉक्सिक इन्वायरमेंट, अगर आपका इन्वायरमेंट खराब है, आप दोस्तों के साथ रहते हैं या आपकी फैमिली में भी इवन टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो सकता है समटाइम्स, अगर आपकी फैमिली में थोड़ा सा माहौल अच्छा नहीं है तो मैं कहूँगा अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाओ बेशक, लेकिन छोड़ दीजिए उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट को, पेपर के टाइम पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ट्राई टू अटेंड योर क्लासेज इन डाउनलोड मोड, मैं ये कहूँगा कि देखो वैसे क्लासेज इस टाइम पे ज़्यादा लेनी भी नहीं चाहिए ऑनेस्टली, ठीक है। इस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए सेल्फ स्टडी बुक्स, ठीक है, और वो आप कर सकते हैं। बाकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी ही सिलेक्शन दिलाएगी, और स्पीड कैसे बढ़ेगी? प्रैक्टिस से। भाई इंग्लिश की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूँगा, 5, 6, 7 साल की जो प्रैक्टिस आपसे करने की कह रहा हूँ, आप इससे कर लीजिए। अभ्यास रहे, इसमें आपके ग्रामर के जितने चैप्टर्स हैं सब चैप्टर वाइज भी हैं और मिसलेनियस भी है, इससे आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी बिग बिलियन डेज में आपको बड़े डिस्काउंट पे ये किताब मिलेगी, तो आप फ्लिपकार्ट पे जाके चेकआउट करें। ये किताब तो मैं मतलब हाईली रिकमेंड करूंगा प्रैक्टिस के लिए, अगर ये नहीं है तो गड़बड़ है भाई, ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप करिए, इस किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी आएगी और यही सिलेक्शन दिलाएगी आपको। डेली टारगेट सेट करें, डेली का, वीकली का, मंथली का, कि इस वीक में इतना करना है, मंथ में इतना करना है, डेली इतना करना है, ठीक है। फ्री टाइम जो है वो अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में स्पेंड करें, ठीक है। इसके अलावा अपने जो सोशल मीडिया पर टाइम है उसको लिमिट कर लें और लोगों के साथ सोशल हों। आपको सोशल रहना है लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं, आपको फिजिकली सोशल रहना है, ठीक है। लोगों के साथ में घूमना फिरना, और घूमना फिरना इतना नहीं, आवारागर्दी नहीं करनी है, अपने घर परिवार के साथ में बातचीत करना थोड़ा बहुत वो करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। अपना टाइम लिमिट जरूर करके रखें। बाकी मेरे भाई, आप अगर 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा VOD बैच जरूर चेकआउट कर सकते हैं, या CHSL मेंस के लिए भी अगर आप इवन तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारा VOD बैच ये चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। 799 रुपये की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये मिलता है। इसमें प्री मेंस सबकी तैयारी हो जाती है, काफ़ी एक्सटेंसिव कवरेज इसमें मिलती है, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। अपडेटेड क्लासेज हैं, क्लास नोट्स हैं, टाइप वाइज लेवल वाइज सीट्स हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं, PYQs हैं, सब कुछ है। अगर आप 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा लाइव बैच भी ले सकते हैं, और लाइव बैच में भाई मैं आपको ना गारंटी देता हूँ एक, और आपके लिए क्या, आपका कोई जानने वाला पहचानने वाला, आपका भाई बहन कोई भी है, अगर किसी को ये लगता है कि उससे इंग्लिश नहीं होगी, मेरा अभी रिसेंट में रैंकर्स 22.0 बैच आया है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि अगर आपका भाई बहन मेरे कहे अनुसार पढ़ने की इच्छा शक्ति रखता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उसको इंग्लिश सिखा दूंगा, चाहे उसको कुछ भी ना आता हो, पर जो मैं कहूँगा उस तरीके से पढ़ता रहे बस, ठीक है, गारंटी के साथ में। तो आप उस बैच में चेकआउट कर सकते हैं, RG विक्रमजीत ऐप पे ही सारे बैचेज मिल जाते हैं। बाकी भाई किताबों पे बड़ा ऑफर है, सारी किताबों पे आप देख सकते हैं, अभ्यास हो, संजीवनी हो, रामबाण हो, क्रांति हो, या ये फॉर्मूला बुक हो, या रिवीजन बुक हो, सारी की सारी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और बिग बिलियन डेज चल रहे हैं तो बड़े बड़े ऑफर्स भी आपको मिलेंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ को लेकर सर हमारे मन में कोई डाउट रह गया, कोई शंका रह गई, कुछ ऐसा रह गया जो कि सर आपसे पूछना चाहते थे, तो सर ये इंस्टाग्राम ID है, और ये इस वीडियो में मैंने सिर्फ इसीलिए ली है क्योंकि आपको अगर कुछ भी लगता है ना कि सर हमें ये पूछना है, कोई भी पर्सनल से पर्सनल क्वेरी हो या कुछ भी हो, आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके देखें, मैं पर्सनली आपकी एक एक क्वेरी को लूँगा, पर्सनली मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ के बातें कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, इस पर आपको सारी ई-बुक्स मिलेंगी, इस पर भी आपको ई-बुक्स मिलेंगी सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। और अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बातें जेन्युइन लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके और बताएं कि आपकी इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।